छोटी बातें हुई है। ये तो मान के चलिए कि टीचर और एईडीओ का फिर से फॉर्म फिलअप होगा, कन्फर्म। हाँ, पीटी मेंस दोनों होगा। हाँ, नहीं भरेगा नहीं, उसको अपडेट कर लेगा, सिर्फ अपडेट करेगा, फिर से फॉर्म भराएगा। और अक्टूबर नवंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा जो सब पुराने भरे हैं और नया। एक तो ये पीटी मेंस होगा और स्टैंडर्ड होगा, आसान नहीं होगा, स्टैंडर्ड होगा। यानी आपका तैयारी जो चल रहा है वो एईडीओ की तैयारी भी चल रही है। इसके साथ साथ मैं यही बार बार बोलता हूँ कि बच्चों को, और वेतनमान 7 हो सकता है, इसकी अनुशंसा के लिए गई है। क्या 1 2 3 उसको मिलेगा। अब तो सरकार के अनुशंसा पर रुका हुआ है और वेतनमान 7 हो सकता है। और इसके अलावा और जान लीजिए, बीपीएससी अपने टाइम पर होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इसकी तैयारी हो रही है, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। एक मिनट। तैयार रहिए, अब तैयार रहिए। और एग्जाम आपका बीपीएससी का पीटी टाइम पर लेगा। काउंटडाउन शुरू है, आप समझ लीजिए, फेर में न रहे। सीट की संभावना हो सकती है बढ़ जाए, हो सकती है कि बढ़े। अनुशंसा और भी विभाग में आएंगे तो बढ़ जाए 300 400 या ना बढ़े, ये बात अलग है, लेकिन बढ़ने की संभावना पूरी देखी जा रही है। तैयारी में लगिए। और ये जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, इसकी सबसे देखिए अभी ये अपॉर्चुनिटी लड़कों के साथ क्या है, बीपीएससी की तैयारी करे तो पीटी ले ले और एईडीओ का उधर रिजल्ट भी ले ले फाइनल। बीपीएससी का जो परिपक्व लड़का है जो पीटी निकालेगा वो एईडीओ में फाइनल भी करेगा। नहीं, आसमान से अगर गिरेगा तो खजूर पे जरूर लटकेगा। मेरी बात समझ रहे? कहने का मतलब, अगर बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन ले ना ले, एईडीओ में फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। और ये नौकरी का बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आप लोग लग जाइए, और लग जाइए इस व्यू से कि इसी बार आपको फाइनल रिजल्ट लेना है। ठीक है? और भी जानकारी हम बताते रहेंगे, और भी कुछ इंटरनल है चीज़ें जानकारी, तो वो सार्वजनिक क्या बताएं आप लोग का काम है सिर्फ पढ़ना। दूसरी बात, क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहेंगे, हर विषय में क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहेंगे, ये बात आप जान ले। बीपीएससी के जो भी सेक्शन रहेगा उस पर क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहेंगे, 71वीं से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड। इस बात पर जोर दे रहे हैं, बात समझ लीजिए। इसलिए डीपली पढ़ाई करें। अब ऊपर से रेलवे में तो फलना में तो चिलना में हम उसका भी, रेलवे का भी एग्जाम दे रहे हैं, वो हो रहा है नहीं। अब आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो साइंस का सेक्शन हो, चाहे वो हिस्ट्री का सेक्शन हो। और हिस्ट्री के बारे में हम बार बार बता रहे हैं, हिस्ट्री 23 तारीख के बाद हम नोट जारी करेंगे। हिस्ट्री मुझे पढ़ाना ही होगा, नहीं पढ़ाएंगे तो आप अब नहीं बना पाएंगे। हिस्ट्री एक बार बता देंगे, 35 प्रश्न में से 25 को बना के आइएगा, तो हम इस 3 विषय को मिलाकर आपसे रिजल्ट ले लेंगे। ये 3 विषय मिलाकर हम आपसे पीटी का रिजल्ट हम ले लेंगे। हमको इस तीनों को में कंप्लीट कराना है, क्योंकि हम जो करेंट अफेयर्स करवा रहे हैं, करेंट अफेयर्स में छूटने नहीं देंगे, इसका बिलीव करिएगा। आप बिलीव करिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि हम छोड़ेंगे किसी टॉपिक को नहीं कि ये वीवीआई ये नहीं है। एक स्टूडेंट बोले थे सर ये वीवीआई है क्या, हम उसको 4 को क्वेश्चन दिखा दिए, क्या ये वीवीआई लग रहा था बीपीएससी जो पूछा है। तो जहाँ से वीवीआई नहीं है वो आपको पूछ रहा है, वहां से तो हम वीवीआई किसको मानते हैं, है ना? तो वो सब समझना है। इसलिए जो भी टॉपिक बता, ये जो टॉपिक है क्या लग रहा है वीवीआई नहीं था क्या, लगेगा, पूछेगा। एक एक चीज को पढ़िएगा, 400-500 टॉपिक पढ़े रहिएगा ना। रिवीजन करने के समय में एक बार आएंगे, एक दिन का फुल टाइम रहेगा, बढ़िया से खाना पीना अपने संस्थान के द्वारा दिया जाएगा। सच बता रहे हैं, ये हंसने की बात नहीं है, सच्चाई है। मैं सच्चाई हूँ। क्यों? क्योंकि इस बार का जो क्लासेज हमारे हैं
ये क्लास सिर्फ क्लास के रूप में नहीं है, हमारा एक माइंड सेट हो चुका है कि हम लड़के को हर हाल में वहाँ तक पहुँचाएं। ये मेरा एक टारगेट है, मेरा टारगेट नहीं है कि संस्थान चले। ये जितने बच्चे हैं ये टारगेटेड हमारे हैं। और आपको बता दें, ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं, आप लोग इतने कॉन्शियस नहीं हैं, उतने से ज़्यादा कॉन्शियस ऑनलाइन में है। लाइव पर बैठ जाते हैं 7 बजे, भले हम 7:15 से क्लास शुरू किए, लाइव पर कितने मैसेज आए हुए हैं, आ जाते हैं। तो जितने लोग हैं यहाँ 10 मिनट 15 मिनट अगर टाइम रहता है तो उसको रिवीजन करिए, रिवीजन कर लीजिए, तेजी से रिवीजन कर लीजिए, लग जाइए और इसी बार नौकरी लेके भाग जाइए। नहीं तो बार बार ये मौका नहीं मिलता है, ये बार बार बताते हैं और हम ये बार बार कहते हैं कि लड़का अगर कोई बच्चा अगर सही ढंग से इस 2 महीना को सींच लिया तो अगर वह 150 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन भी बनाने की क्षमता रखता है, 150 में 15 क्वेश्चन भी बनाने की क्षमता रखता है, तो आई बिलीव कि आप विश्वास करें कि इसको 90 तक पहुंचाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 15 तक बना रहे हैं तो उसमें करेंट नहीं बना रहे होंगे, करेंट हम 35 तक आपको सही करवा देंगे। बिहार स्पेशल बना नहीं रहे होंगे ढंग से, उसको हम 17 तक ले जाएंगे। हिस्ट्री आप नहीं होंगे, हिस्ट्री को 35 पूछता है तो हम इसको 25 तक ले जाएंगे। यही मिलाकर 77 नंबर यही मिला के हो रहा है। और बाकी रोज रोज जो टास्क दे रहे हैं उस टास्क को पढ़ लीजिएगा तो दुइयों को एक उन विषय में आगे बढ़ाइएगा तो 7 गो विषय और बचता है, 14 क्वेश्चन और बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा 7 4 11, 7 1 8 91 नंबर आ रहा है। आप देखिए ये गलत नहीं है, ये सही है। सिर्फ अभी मेरे साथ बने रहिए, 2 महीना में पीटी का आप पास कैसे कर जाएगा ये मैं लिख के देता हूँ, गारंटी ऑन रिकॉर्ड। लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, हम जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए आपको कॉन्शियस होने पड़ेंगे, आपको एकदम आ रहा है कॉन्शियस होने पड़ेंगे, सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, घर बार दुनिया जान छोड़ना पड़ेगा, तब नौकरी लीजिएगा। नहीं तो झिंगा लाला तो जिंदगी चल ही रही है वैसे ही, लाइफ को ऐसे ही चूल्हा चौका और इधर जो है ना ईंटा वाला देखे ना बैग फेंक के जैसे भागता है और उसी का बाद में जवानी वाला वीडियो दिखाता है तो वैसे ही ईंटा फेंकता है ऊपर में, या वो तगार जो है सीमेंट का जो घर बनाते रहता है, आपको करना है। चलिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से सवाल हर हाल में बीपीएससी पूछता रहा है वो टॉपिक करेंगे बिहार में स्पेशल में, और वो टॉपिक है लिखेगा बिहार की सिंचाई योजना। वेरी वेरी आसानी से पढ़ेंगे और याद करेंगे। बिहार की सिंचाई व्यवस्था, बिहार की सिंचाई व्यवस्था, यहाँ से एक टॉपिक है निकला हुआ, इसको याद करेंगे। देखिए अपने क्लास की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है आप गौर नहीं करते हैं, ये मुझे लगता है पटना में शायद यह है, इसलिए हम ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं क्योंकि ये क्षमता आपकी है, मेरी नहीं है, कि यहाँ 80% बच्चे याद करके जाते हैं, हो जाता है 80%। अच्छा एक बात बताइए, आप में से सारे लोग बताइए यहाँ पर, यहाँ देखिए इधर सभी लोग कि क्लास में जो पढ़ते हैं आज जो पढ़े हैं क्या उसका 80% 70% याद है अभी, जैसे आज पढ़े हैं तो रियल में ईमानदारी सब बताइए याद है। अगर याद है तो आप समझिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है, बता दे रहे हैं। सिंचाई योजना की आवश्यकता क्यों? क्योंकि बिहार जो इलाका है यह इलाका बाढ़ और सुखाड़ दोनों वाला इलाका है। यह जो इलाका है दक्षिण बिहार में नदियों की कमी और उत्तर बिहार में नदियों की भरमार है। सिंचाई की व्यवस्था क्योंकि जो भूमंडल जो वर्तमान में परिस्थितियां है पर्यावरण से संबंधित और ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण बरसात सही समय पे नहीं हो पाता है, सही समय से पहले हो जाएगा या सही समय के बाद होगा भी तो एक रेंज में नहीं होकर एक ही बार बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। चौथी बात कि दक्षिण बिहार की जो भूमियां है असमान है, किसी जगह पानी पहुंच पाता है ढंग से, किसी जगह नहीं पहुंच पाता है।
तो जहां पहुंच पाता है वहां तो दिक्कत नहीं है, जहां नहीं पहुंच पाता है वहां पहुंचाना पड़ता है। कई ऐसे जगह है जहां नदियों की व्यवस्था होने के बाद भी नदी की पानी पहुंच नहीं पाती है, तो वहां तालाब खोल लेते हैं, वहां कुआं खोद देते हैं, वहां बोर्डिंग खोल लेते हैं, नलकूप खोद देते हैं, और उस प्रकार से विभिन्न जगहों पर आप देखेंगे कि सिंचाई की व्यवस्था का किया गया है। क्यों जरूरी है बिहार में सिंचाई? क्योंकि बिहार का मुख्य आधार ही खेती है। 70% लोग यहाँ किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ सिंचाई की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए इतनी सारी अनियमितता होने के कारण हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब सिंचाई जो है, सिंचाई कई प्रकार के हो सकते हैं। एक प्राकृतिक सिंचाई, और एक क्या है? कृत्रिम सिंचाई। प्राकृतिक सिंचाई में तो एकमात्र है कौन? वर्षा। वर्षा आएगा, अपने आप खेती होने लगेगी, अपने आप पानी का उपलब्धता होने लगेगा। और दूसरा है कृत्रिम। कृत्रिम के अंतर्गत नलकूप, नहर, आहर, पैन। पैन समझते हैं? पैन हमारे गांव में, हमारे इधर पैने, पैन मतलब है पैन आदि। नहर, नलकूप तो यही है। नलकूप लिख लो रे बाप रे। पंपी सेट जो आप जाते हैं, अब तो ऑटोमेटिक है, पहले पंपी सेट को ऐसे मारा जाता था, ऐसे मारने वाला था, हमारे इधर है। अब तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को ये किया गया है। पंपी सेट, नलकूप हमारे यहाँ, मेरे खेत में भी है ये, मेरे यहाँ भी है, मेरे खेत में भी ये नलकूप है लगा हुआ। तुरंत स्टार्ट किए, पूरा पानी एकदम शुद्ध पानी है, उसमें नहाने का मजा अलग है। उस पर जाइए, पानी आएगा, नहाएगा, पूरा लगेगा धकेल दिया, इस टाइप से है। तो हम लोग जाते हैं तो उसमें नहाने का प्रयास करते हैं एक दिन, अभी भी। तो ये व्यवस्था है। यह व्यवस्था इसलिए है क्योंकि नहर जो है सभी जगह नहीं बन सकते हैं। नहर बनाने के जो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बिहार के 3 जगह पर है। एक है सोन, और उसके माध्यम से एक है गंडक, और उधर यानी एक दक्षिण में, दक्षिण पूर्वी में, पश्चिम में, एक उत्तर पश्चिम में, और एक है क्या उत्तर में या उत्तर पूर्व में कहिएगा, कोसी जल नहर। लेकिन पंपी सेट की व्यवस्था लगभग भारत के या बिहार के सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। पानी नीचे गाड़े, निकाल लिए पानी, और इस तरह की व्यवस्था है। आप आहर की बात अगर करेंगे तो उत्तर बिहार में आहर, आहर का मतलब है पोखरी, पोखरी का इस्तेमाल करना। तो पोखरी आप देखिएगा दरभंगा में, मधुबनी में, समस्तीपुर में, सीतामढ़ी में, इन चीज़ों में पोखरी बहुत ज़्यादा, ये व्यवस्था है। तो थोड़ा पहले लिखेंगे और तब मैप बनाएंगे, पहले तो आएंगे। अब आते हैं, थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लीजिएगा। आप लोग को बता दे रहे हैं एकदम फुल, और इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं करिएगा कि आप कंफ्यूजन नहीं। वर्तमान के दिन तक, आज के दिन तक आपका एग्जाम अपने टाइम पर होने जा रही है। कल सरकार कह देते नहीं है तो अलग बात है, लेकिन आज के दिन तक आप समझिए। इसलिए आपके पास मात्र 71-72 दिन है, 71 डेज, 71 डेज याद रखिएगा। 71 दिन में हमको 71 क्वेश्चन बढ़ाना है। 71 दिन में 60 क्वेश्चन बढ़ाना है, 60-65 क्वेश्चन बढ़ाना है। और ये बढ़ेगा कैसे? इसलिए काम करना शुरू कर दीजिए। कम पढ़ेंगे लेकिन हमको याद हर हाल में हो सकता है 25 टॉपिक पढ़ाए, 25 टॉपिक के बदला हम 25 टॉपिक ना पढ़ा के 15 बनाए, लेकिन 15 एकदम याद होना चाहिए कि सर कोई भी, जैसे नदी के बारे में अगर कहीं से कोई डायमेंशन, चाहे प्राकृतिक संरचना के बारे में पूछे कि कहाँ टर्शियरी है, कहाँ क्वाटरनरी है, कहाँ पर ये है, ये सब चीज़ें क्लियरेशन होनी चाहिए। क्लियर? ये जो मैप देख रहे हैं, हम नहर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नहर पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, तब हम इसके बाद लिखाएंगे। लिखिएगा। भारत में सिंचाई परियोजना 3 प्रकार के हैं। भारत के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं।
भारत में सिंचाई परियोजना 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 बृहत सिंचाई परियोजना या बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। मध्यम और लघु तीन प्रकार के सिंचाई परियोजनाएं, ये नहर परियोजना के बारे में बता रहे हैं। 3 प्रकार के हैं, बृहत, मध्यम और लघु। ये बीपीएससी कई बार पूछ चुका है यहाँ से सवाल। बृहत में क्या होता है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई होती है। हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। 10,000 हेक्टेयर, ये हरियाणा ये सब क्षेत्रों में बड़ा ये है, 10,000 हेक्टेयर। मध्यम में क्या होता है, तो 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई योजना इसके अंतर्गत आती है। और तीसरा नंबर लघु जो है 2,000 से कम, 2,000 हेक्टेयर से कम। बृहत 10,000 से ऊपर, मध्यम 2,000 से 10,000 और लघु 2,000 से कम हेक्टेयर की सिंचाई होती है। अगला लिखिएगा पॉइंट, बिहार की भौगोलिक क्षेत्रफल, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है या वर्ग किलोमीटर है। अगला लिखेगा, यहां सिंचित क्षेत्र जो इतना है, कितना है, कितना 94,100 किलोमीटर स्क्वायर। सिंचित क्षेत्र, इसमें सिंचित क्षेत्र 64.1% है। यानी 149 लाख वर्ग किलोमीटर, 149 लाख हेक्टेयर। अगला लिखेगा, बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत नंबर 1, ये क्रम से लिखाएंगे कि मुख्य किससे होता। तो पहला नलकूप, नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होगी। 63.9% जो सिंचाई है, यानी टोटल बिहार में सिंचाई कितना है, 64.1%। इस 64.1% जो सिंचाई है उसमें सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से होती है, 63.9%। दूसरा नहर, 30.9%, 30.9 नहीं 6 कर दीजिए, 6%, 30.6%। तालाब या नाहर, इसको बोले क्या बोलते हैं, आहर। तालाब 2% के आसपास लगभग, और अन्य शेष। क्रम से पूछेगा तो क्या हो गया, नलकूप, नहर, तालाब। याद रखना है, ये इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, नाहर, पहले लिखिएगा नलकूप। नलकूप से सिंचाई में अग्रणी जिला, याद रखिएगा, अग्रणी जिला यानी सबसे ज्यादा नलकूप कहां पर,
तो पहला समस्तीपुर, कोई है क्या? नहीं है। सीतामढ़ी, कोई है क्या? नहीं है। सीतामढ़ी है, तुम सीतामढ़ी के हो तो उधर है क्या नलकूप? उधर पंपी सेट है खेत में तुम्हारे? पंपी सेट होगा हर के खेत में। सीतामढ़ी। और तीसरा नालंदा, यानी नलकूप में कौन? समस्तीपुर, सीतामढ़ी और नालंदा, 3 जिला, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और नालंदा। अगला पॉइंट, नहर सिंचाई में अग्रणी राज्य। नहर में पहला रोहतास, कोई है क्या? पश्चिमी चंपारण दूसरा नंबर पर। ये क्रम है, ये क्रम बता रहे, ये जो बता रहे क्रम, समस्तीपुर, सीतामढ़ी या नालंदा, ये क्रम है नलकूप का। नहर का रोहतास, पश्चिम चंपारण और भोजपुर तीसरा नंबर पे है। भोजपुर, भोजपुर। क्लियर है? क्रम से याद रखिएगा, हम क्रम पूछेंगे तो हम लास्ट में जब जाने से पहले 5 मिनट में पूरा रिवीजन करके और पूछ के चले जाएंगे। अगला लिखिएगा आहर या पाइन। आहर पाइन, या आहर का मतलब तालाब, पाइन में नंबर 1 आहर पाइन। आहर पाइन। दरभंगा पहले है। दरभंगा में देखिएगा कि इतना ज्यादा पोखरी, एगो गांव में 10-10 गो, 12 गो। मेरे गांव में 7 गो पोखरी है, अब 8वां हो रहा, 8 गो। एगो गांव में 10-10, 12 गो पोखरी है, और वही पोखरी में मछली भी है। हाँ, 10, अब मेरे गांव में 8 गो, अगर वहाँ के होंगे तो गांव में जरूर 5 गो 6 गो पोखरी है। कै गो पोखरी है? अरे बाप, तुम विदेश के हो क्या? है पोखरा हमारे गांव में। हमारा एंट्री करिएगा तब भी एगो पोखरा, आउट होइए गांव से तब भी पोखरा। हाँ, सीतामढ़ी में। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, दरभंगा। दूसरा नंबर में शेखपुरा, शेखपुरा पूरा। और तीसरा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। लाइव नहीं, ठीक। अगला पॉइंट, बिहार में नहरों के माध्यम से, अगला पॉइंट लिखिएगा, बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि करने का उल्लेख पुराण में है। बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि करने का उल्लेख पुराण में है। किंतु आधुनिक नहर प्रणाली, नहर सिंचाई प्रणाली, किंतु आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत 1874 में, 1874 में, 1874 में सोन नहर के निर्माण, सोन नहर के निर्माण के साथ हुआ। सोन नहर कहीं कोई दिक्कत? हमने यहाँ तक जो बताया 3-4 बातें बताया। नंबर 1, सिंचाई के कई व्यवस्था हैं बिहार के संदर्भ में कहे, और 3 तरह के सिंचाई, नहर सिंचाई है। बृहत्तम, मध्यम, लघु। बृहत्तम में 10,000 ऊपर, मध्यम में 2,000 से 10,000 और लघु में 2,000 से कम। ठीक है, नंबर 1। नंबर टू जो बातें हमने कहा कि बिहार में कई प्रकार के सिंचाई व्यवस्था है, जिसमें नंबर 1 पर कौन है? नलकूप। दूसरा नहर, और तीसरा आहर या पाइन या आदि। ठीक है, नहर में अभी नलकूप में कहे तो 3 जिला है, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और नालंदा। नहर में कहे तो नहर में सासाराम, पश्चिम चंपारण और भोजपुर।
अगर हम कहें आहार या पाइन में कहें तो दरभंगा, शेखपुरा और सीतामढ़ी। क्लियर है। और भारत में कहे तो कितने प्रतिशत है? सिंचित क्षेत्र 64.1, नलकूप से कितना 63.9, नहर से कितना 30.6, तालाब से कितना 2%। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे। अब आते हैं, लिखिएगा थोड़ा सा और। भारत में नदी घाटी परियोजना, भारत में नदी घाटी परियोजना अमेरिका के, भारत में नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेंसी घाटी योजना, टेनेंसी घाटी योजना से, टेनेंसी घाटी योजना से प्रेरणा लेकर शुरू किया गया, प्रेरणा लेकर शुरू किया गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, बिहार में, बिहार में तीन नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। योजना है बहुउद्देशीय का मतलब आप समझिए क्या है बहुउद्देशीय। इसका एक नहीं कई उद्देश्य है। बहुउद्देशीय का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? सबसे पहला तो है सिंचाई करना, दूसरा बाढ़ की पानी को संरक्षित करना, रोकना, तीसरा क्या है बिजली उत्पादन करना, चौथा क्या है मछली पालन करना, पांचवा क्या है तो मछली पानी ये विद्युत का उत्पादन करना, छठा क्या है कि एरिया का जो वातावरण है उसको संरक्षित करना। और इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं, है ना। डैम बनाकर आप उसको पर्यटन का स्थल बना सकते हैं, ये भी एक कारण है। तो बहुउद्देशीय का मतलब है एक ही उद्देश्य नहीं कई उद्देश्य। और बिहार में 3 प्रकार के नदी घाटी परियोजना है, 3 नदी घाटी परियोजनाएं मुख्य है। बाकी इसके बाद नहर तो कई हैं, और तो कई नहर को देखेंगे। एक नहर जो है ये गंगा नदी है, यहां से ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी है, यहां से सोन निकलते हुए गंगा पहुंच जाती है। एक यहां पर है नदी, दूसरा है एक गंडक नदी निकलती है, गंडक नहीं गंडक, गंडक ये कॉर्नर ठीक है, कॉर्नर इसको ऐसे कहिएगा, ठीक है। ठीक है, एक ये है, ये तीसरा है कोसी, कोसी, गंडक और सोन। सोन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। चलिए हो गया, यानी पहला है सोन, दूसरा है गंडक और तीसरा है कोसी, कोसी। अब यहां पर क्या किया गया है कि नदी के पानी जगह पर बांध बना दिया गया है, और बांध बना के क्या किया, पानी को एक जगह स्टोर कर लिया गया है, स्टोर करके जगह जगह पर कर लिया गया है। जैसे सोन नदी यहाँ बारून है और इसी जगह बना लिया गया है बारून पर, और यहाँ के पानी को देखिए क्या ऐसे कर कर इधर ऐसे 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 ऐसे, फिर दो शाखा है, एक सोन नदी इधर देखिए गौर करिए, सोन नदी के 2 शाखा, एक पश्चिम की ओर एक पूरब की ओर। पश्चिम की ओर इधर जितने भोजपुर इलाका है ये सब इलाका में, और
पूरब की ओर। ऐसे कर कर नदी का जाल बिछा दिया गया है, सारा पानी के साथ उसको क्या बोलते हैं, नहर बना दिया गया है, और नहर से पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा है पश्चिम चंपारण, और पश्चिम चंपारण में यहाँ एक बना दिया गया है डैम बना दिया गया वाल्मीकि नगर के पास, और वाल्मीकि नगर के पास बना के इस डैम को त्रिवेणी में, और त्रिवेणी में पूरब की तरफ एक, पश्चिम की तरफ एक इधर पर बना दिया गया है, और इधर की और एक इधर बना दिया गया है, इधर होता है। कोसी जो नदी नहर है, नदी परियोजना है, कोसी जो है बिहार में नहीं है। ये डैम बना दिया गया कहाँ, नेपाल में। नेपाल में बना दिया गया, और नेपाल में बनाकर इसी डैम के पानी को बिहार के विभिन्न जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है नहर के माध्यम से, और इधर भी अपना वो नेपाल में भी काम कर रहा है। क्लियर है? 3 नहर है, इसके अलावा अन्य नहर है, अन्य नहर आपके बताते चले जाएंगे। तो लिखिएगा, लिख लीजिए पहले। ये जो है बारून के पास है, बारून। ये जो है भैंसा लोटन के पास है, लोटन। और ये जो है हनुमान नगर, नेपाल में है नगर, हनुमान नगर। क्लियर है? इसके अलावे लिखेगा, इसके अलावे नीचे, इसके अलावे हाँ, कोशी, गंडक और सोन, 3 ही हैं मुख्य रूप से जो बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से चल रहे हैं। अगला, इसके अलावे दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, ऊपरी क्यूल परियोजना, ऊपरी क्यूल परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना, क्यूल पूछ चुका, बरनार जलाशय परियोजना आदि भी है जो छोटे छोटे हैं, 1-2 जिला को प्रभावित करता है। बरनार जलाशय परियोजना आदि हो गया, बरनार जलाशय परियोजना। अब आते हैं, ये हो गया। अब क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला का हम निकाल लेंगे, सोन का निकालेंगे और कैसे कैसे क्या करता है। तो लिखिएगा नंबर 1 सोन नदी घाटी परियोजना। नोट लगा के लिखिएगा, यह बिहार के पहला आधुनिक, यह बिहार के पहला आधुनिक नदी घाटी परियोजना है। उसमें लिखिएगा सबसे पुराना 1874 में, कब, 1874 में पुराना। ये भी पूछ चुका है वर्ष, ये भी पूछ चुका है सबसे पुराना कौन है, सोन। 74 में किया, 2 साल के बाद क्या हुआ था, तो लिखिएगा 1876 77 1876-77 में यहाँ पर ही डेहरी है, डेहरी अंश, तो लिखिएगा 1876-77 में डेहरी के निकट बारून के पास सोन नदी में बांध बनाकर, बारून के पास सोन नदी में बांध बनाकर, सोन नदी में बांध बनाकर 2 नहर का निर्माण किया गया था। एक है पूर्वी सोन,
पूर्वी सोन नहर, जैसे इसको क्या किया, पानी को रोक लिया गया कहाँ, डेहरी के पास बारून जैसा जगह है, बारून घाट, और बारून घाट यहाँ पे सबसे ज्यादा बालू का उत्पादन वहां से करता है, यहाँ पर रोक लिया गया। रोक लेने के बाद यहाँ से दो मुख्य नहर निकाल दी गई, एक पूर्वी सोन और एक है क्या, पश्चिमी सोन। नोट लगा के लिखिएगा, सोन परियोजना जो है, सोन परियोजना से 6.6 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है। 6.6 मेगावाट से बिजली उत्पादन होता है। और डालमिया नगर का बिजली यहीं से मिलता है, डालमिया नगर। आगे आइए, अब थोड़ा सा ये इसका और इसका दोनों का अलग अलग लिख लेंगे। पहले लिखेंगे पूर्वी सोन नहर, लिखेगा पहला पूर्वी सोन नहर, देख रहे हैं पूर्वी सोन नहर पटना में जाके मिल जाएगा। पूर्वी सोन नहर लिखेगा, यह पटना में गंगा में मिल जाती है। अगला लिखेगा, ये जो पूर्वी सोन नहर ऐसी की, इससे सिंचाई कितनी होती है, तो 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है इससे। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है इससे। अगला, यह नहर सोन के दाएं तट पर, दाएं तट पर डेहरी से निकाली गई है। अगला ये हो गया। दूसरा नंबर पे क्या है, पश्चिमी सोन नहर, या इससे आप अगर करिएगा तो जैसे इस नहर से लिखेगा, इस नहर से पटना, सासाराम के बगल में कौन है, जहानाबाद, औरंगाबाद, लिखेगा इससे, हाँ इससे पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद आदि क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। आदि क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। दूसरा आइए, पश्चिमी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर यह भी बारून नामक जगह से निकाली गई है, डेहरी के पास बारून नामक जगह से निकाली गई है पश्चिमी सोन नहर। नोट लगा के लिखिएगा, वर्तमान में बिहार सरकार ने नहरों में जल की सुचारू आपूर्ति के लिए, वर्तमान में बिहार सरकार ने नहरों में जल की सुचारू आपूर्ति के लिए कदवन सिंचाई परियोजना, कदवन सिंचाई परियोजना बिहार सरकार ने नहरों में जल सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए कदवन सिंचाई परियोजना, इसी को कहते हैं इंद्रपुरी, पोस्ट में लिखिएगा इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का विकास कर रही है। यानी कदवन सिंचाई परियोजना या इंद्रपुरी जलाशय परियोजना नहरों में सुचारू पानी की उपलब्धता को लेकर है। बस सोन नहर से लिखेगा। अगला लिखेगा, इस नहर से, यानी यहाँ पर लिखेगा पश्चिमी सोन नहर से कैमूर,
भोजपुर, बक्सर आदि क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, आदि क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। दूसरा नंबर में आइए, दूसरा मेन नंबर में आइए, गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना। सबसे पहले तो इसमें लिखना है कि यह भारत सरकार के सहयोग से, यह भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह जो योजना है यूपी प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। नंबर 1 क्लियर। नंबर 2, 1959 में एक समझौते के तहत 1959 में एक समझौते के तहत नेपाल सरकार को भी या नेपाल को भी इस परियोजना का लाभ दिया जा रहा है। यानी गंडक परियोजना 3 बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीनों का दिया जा रहा है। अगला पॉइंट, इस परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में यहाँ है वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर में बांध बनाकर त्रिवेणी नामक स्थान पर, त्रिवेणी, यहाँ पर त्रिवेणी बहुत बार पूछा है, ये करीबन 8 से 10 बार पूछा है। त्रिवेणी नामक स्थान पर 1969-70 में 1969-70 में स्थापित किया गया। लिखिएगा, इस बांध का आधा भाग नेपाल में है और बांध का आधा भाग नेपाल में, त्रिवेणी बांध जो है आधा भाग नेपाल में और आधा इंडिया में है, बिहार में है। अगला पॉइंट, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना में बिहार के भैंसा लोटन नामक स्थान पर, यह जगह है भैंसा लोटन ही है, ये जगह भैंसा लोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर, 837.8 मीटर लंबा बैराज का निर्माण किया गया है। 837.8 मीटर लंबा बैराज का निर्माण किया गया है। इसी बैराज के पश्चिमी और पूर्वी भाग में, इसी बैराज के पश्चिमी और पूर्वी भाग में त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। अब यहां देखिएगा, ये जो है ये इलाका इसी जगह पर है। इधर का इलाका जो ये थोड़ा सा अंदर में और जाएगा, यहाँ जाएगा, ये इलाका पश्चिमी हो गया, ये इलाका पूर्वी हो गया। पश्चिमी इलाका तो लिखिएगा पश्चिमी त्रिवेणी नहर, पश्चिमी त्रिवेणी नहर, पश्चिमी त्रिवेणी नहर, लिखिएगा
इसे सारण नहर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सारण नहर भी कहते हैं। सारण नहर भी कहते हैं। पश्चिमी त्रिवेणी नहर को क्या कहते हैं? सारण नहर भी कहते हैं। लिखते चलिएगा इसके बारे में, क्योंकि इसी में लिखेगा, क्योंकि इससे सारण प्रमंडल के 3 जिला, सारण प्रमंडल के 3 जिला सारण, सिवान और गोपालगंज, सारण, सिवान और गोपालगंज की सिंचाई की जाती है। देख रहे हैं इधर, सारण ये हुआ, गोपालगंज और सिवान की सिंचाई की जाती है। अगला पंच, पूर्वी त्रिवेणी नहर। दूसरा नंबर पर है पूर्वी त्रिवेणी नहर। पूर्वी त्रिवेणी नहर, इधर तो इलाका आप जाइएगा, इधर देखिएगा इलाका तो तिरहुत का इलाका हो जाता है, तिरहुत प्रमंडल का। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी। तो लिखिएगा इसे तिरहुत नहर भी कहते हैं, इसे तिरहुत नहर भी कहते हैं। इसका निर्माण 1904 में हुआ था, 4 में। सिंचाई कहाँ? तो दोनों चंपारण, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर। लेकिन इस जो तिरहुत नहर है, इससे सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? तो पश्चिम चंपारण को। तो नोट लगाइएगा, हालांकि सर्वाधिक लाभ पश्चिमी चंपारण को। अच्छा, आगे आइए। ये जो गंडक परियोजना है, एक तो भारत में बन गया, भारत के बिहार के अंदर में त्रिवेणी हो गया। एक योजना पर एक नहर जो है ना, नेपाल में बनाया गया। ये कहाँ चला गया? ये एक नेपाल में बन गया, नेपाल में भी इधर और इधर। तो लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा, गंडक परियोजना के अंतर्गत दो और नहर, पूर्वी नेपाल नहर और पश्चिमी नेपाल नहर का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा, पश्चिमी नेपाल नहर पर ही, पश्चिमी नेपाल नहर पर ही, पश्चिमी नेपाल नहर पर ही नेपाल में सूरजपुरा में, नेपाल में सूरजपुरा में जल विद्युत केंद्र स्थापित है। जबकि पूर्वी नेपाल नहर के अंतर्गत, जबकि पूर्वी नेपाल नहर के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में भी, वाल्मीकि नगर में भी जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। ये दोनों जल विद्युत केंद्र 15-15 मेगावाट के हैं। 15-15 मेगावाट, 15 मेगावाट।
वाला लिखिएगा। ये हो गया 2। यानी आपने देखा कि नहर को सोन नदी पर बारून घाट के पास क्या या डेहरी अनशन के पास जो बारून है उस इलाका में वहाँ नहर बनाई गई है। 2 भागों में बांट दिया गया है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी नहर के अंतर्गत पटना, जहानाबाद आदि क्षेत्र को सिंचित किया जाता है और पश्चिमी के तहत कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि को किया जाता है और सासाराम के रोहतास के इलाके का किया जाता है। खत्म। ये यहाँ एक बिजली का उत्पादन भी हो रहा है 6.6 मेगावाट का, और डालमिया नगर जो सीमेंट फैक्ट्री है उसको बिजली यहीं से मिलती है। नंबर 1। नंबर 2, गंडक नदी जो नेपाल से निकलती है, यहाँ 2 डैम बनाए गए हैं, एक इंडिया में और एक नेपाल में। इंडिया में त्रिवेणी के पास निकाला गया है और त्रिवेणी को 2 भागों में बांटा है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। और नेपाल को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्वी नेपाल और पश्चिमी नेपाल। पश्चिमी त्रिवेणी से 3 जिला प्रभाव को सिंचाई होती है, इसी को सारण नहर भी कहते हैं। 3 जिला है, सारण, सिवान और गोपालगंज। पश्चिमी जो है उसको तिरहुत कहते हैं, क्योंकि तिरहुत इलाका में यह क्या करती है, नहर की पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। उसमें है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण इससे फायदा उठाता है। दूसरा जो डैम है ये नेपाल में है, पूर्वी और पश्चिमी, और दोनों डैम पर 15 क्या वैशाली तो बोले, समझते ठीक 5 नहीं 6 जिला है। शिवहर तो ऐसा है, लिखाएंगे आगे। शिवहर बिहार में सबसे कम सिंचाई वाला जिला, वहाँ तो है ही नहीं है व्यवस्था, सबसे गरीब जिला है, सबसे छोटा जिला, तो उसको हम लिखाएंगे आगे। और बचेगा जो शेष बचेगा खंड में तो हम उसको तोड़ के बता देंगे। पहले हम लोग पूरे का बड़ा वाला का देख लेते हैं। यहाँ कोई डाउट क्या? डाउट नहीं ना। और ये दोनों जो डैम बनाए गए हैं, इस दोनों डैम पर 15-15 मेगावाट का क्या है, जल विद्युत है। इसके अलावा मछली पालन और बहुत सारे चीज होते हैं, तो वो सब डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा बचता है कोशी। अगर कोशी परियोजना नहीं होती तो उस इलाके का जो पूर्णिया है, अररिया इलाका है, सब उसी सुपौल है, इसके बाद जो है मधेपुरा, सहरसा, ये सब जो है घर घर में पानी होता है। ये डैम ने क्या किया है, बनाकर बहुत हद तक पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओवरफ्लो को क्या किया है, रोका है, और विभिन्न जगह पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो लिखिएगा अगला, कोशी नहर परियोजना। उन्नीस में भारत सरकार और नेपाल सरकार की आपसी सहमति से, अच्छा कोसी भारतीय में नहीं तहलका मचाता है, नेपालों में वही है, लेकिन कहा दोनों आदमी मिलके, कब 1954 में मिलकर दोनों आदमी ने कहा कि एक डैम, हमरा तो पैसा है नहीं, आप डैम बना लीजिए। और आज के डेट में नदी जो है ना, कूटनीति बहुत तेज है, नदी कूटनीति। आप देखिएगा बीपीएससी ने पूछ दिया है निम्न में से कौन सा सिंधु जल समझौता के अंतर्गत नहीं आता। बीपीएससी 71वीं पूछ दिया, हमें क्वेश्चन दिखा दे। डीएसओ में भी पूछा है ये, देख रहे हैं। इसलिए जब है तो इसलिए पढ़ते जब हम लोग हैं तो इसका इम्पोर्टेंस है, कहाँ क्या है, नहीं आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आप समझिए। और उसमें 3 गो नदी का नाम है, एगो नहीं बताना है। लिखेगा, क्या लिखे? भारत सरकार और नेपाल सरकार ने आपसी सहमति से इसे शुरू किया था।
52 में क्या हुआ, सहमति बनी और बनने में इसको 11 साल लगा। 1965 में यह बनकर तैयार हो गया। 1965 में बनकर तैयार हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, कोसी नहर पर ही हनुमान नगर के निकट, देखिएगा यहाँ हनुमान नगर के निकट, हनुमान नगर के निकट बांध बनाकर इससे जो है ना 3 नहर निकाली गई है। 3 नहर निकाली गई है। 3 नहर, पहला पूर्वी कोसी नहर, दूसरा पश्चिमी कोसी नहर और तीसरा राजपुर नहर। याद रखिएगा, पूछ दिया है एक बार कि निम्न में से राजपुर नहर किस नदी परियोजना का भाग है, तो कोसी। और ये बनाकर नेपाल में 3, नेपाल में, इंडिया में नहीं, नेपाल में ये डैम है हनुमान नगर। हनुमान नगर बड़ा चर्चित जगह है, आप देखिएगा नेपाल का इलाका है। कोई गए हैं क्या? तो जाइए, यहाँ जाते हैं लोग बड़ी शौक से, आज जाते हैं अच्छे से। यहाँ जाएंगे एकदम बहुत सीधे साधे होके, आएंगे तो टगरा के, टुगुर के, है ना, जाता है टुगुर के। अभी हम मेरे इलाके में तो हमारे आसपास ही नेपाल का इलाका है, और ईटा भट्टी में मेरे गांव के लोग काम करते हैं। ईटा भट्टी नेपाल के बॉर्डर में, नेपाल का बॉर्डर मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, चिमनियन ईटा भट्टी है। ईटा भट्टी में काम किया, ईटा भट्टी में ही काम किया, और घूमते घूमते चौरी समझते हैं ना, चौरी बॉर्डर में चौरी घुस गया नेपाल में। उधर गया, दारू पिया, बढ़िया से लड़खड़ाते चौरी एंट्री कर गया। तो अच्छा, मेरा जो मामा का घर है, पकड़ा गया तो गोली मारे। उतना लोड, इतना आप पढ़े लिखे तब ना, उसको क्या फर्क पड़ता है, तुम जेल में रख दो चाहे क्या लो। बताइए, नेपाल में खुशहाल जीवन है। हम अभी तो गए थे अभी हाल में, और 8 दिन 7 दिन रह के आए हैं नेपाल में सबसे बड़ी विशेषता हमने देखा, वहाँ हटा घर है। मतलब एक घर यहाँ, एक घर वहाँ। यहाँ पर लोड लेने वाला व्यक्ति नहीं है। दूसरा नंबर, वहाँ जो गरीब भी है ना, वो बहुत मजे से जीता है, खुश होता है, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश। तीसरा नंबर क्या है कि वहाँ जीवन स्टाइलिश है, सब एकदम लाइफ प्रकृति के साथ खेल, कोई छेड़छाड़ नहीं चाहता। अभी मेरे फुआ, अपने जो छोटे फुआ है, जहाँ हम अभी गए थे संडे को, वहाँ एक नेपाली को, एक कांछा नाम है उसका, नौकर के रूप में लाए हैं हम लोग, उसके यहाँ लाए। उसको देखते हैं कि उसको कोई चीज़ का टेम, जो काम में लगा दीजिए जान जीन से लगा देगा। बर्तन मजना था, बड़ा बड़ा जो भोज बना था, बड़ा बर्तन पूरा एकदम चमका के रख दिया। उसको जो काम में लगा दीजिए। 1 बीघा में घर है उनका, फुआ का फील्ड है पूरा। सारा सुबह उठता है 5 बजे, एकदम साफ सुथरा ओके, शोषण नहीं, उसको पैसा भी दिया जाता है। और तीसरी बात, अपेक्षाकृत बहुत ईमानदार होता है, अपेक्षाकृत बहुत ईमानदार होता है। वहाँ के लोग जो है ना, बहुत ही, मेरा मामा घर है वहाँ, तो आप ज़्यादा इतना ये नहीं, मेरा मामा घर है, एक मामा का घर है नेपाल में, एक इंडिया में। और हम कई बार बॉर्डर पर से ही बात करते रहते, इधर किए तो बॉर्डर, इधर किए तो इंडिया वाला देखा, उधर किए तो नेपाल वाला देखा। और चुनाव जिस दिन था उस दिन हम नेपाल में ही थे। जब नेपाल में चुनाव था तो बॉर्डर सील कर गया था। तो बॉर्डर यहाँ है, बॉर्डर, ये बॉर्डर हो गया। अब बॉर्डर से एक जगह आगे जाके जो है ना, एक जाके अंदर जाने वाला था, नेपाल में घुसने वाला था। मतलब तो टट्टी था, टट्टी समझते हैं ना आप लोग, टाटी को हटाइए, फिर नेपाल में एंट्री कर जाइए। कहीं अब वही लोग बोलता था, सर उधर से चले जाइए ना, इधर से तो हम लोग को लाइव दिख रहा है सब।
चलिए लिखिएगा, आप तीनों का नंबर 1 करके लिखिएगा। नंबर 1 पूर्वी कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर। जो मंगोलाइट होता है ना, मंगोलाइट, नेपाल के जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं मंगोलाइट है। मंगोल याद है ना, मंगोलाइट, चाइना में, भूटान में, ये सब इलाका में मंगोलाइट, वो ज़्यादा अपेक्षाकृत खुश होते हैं। उनको जीवन के 80-90 साल कॉन्सेप्ट क्लियर है। 90 साल का कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ पर अस्थाई नहीं है, हम जीवन यहाँ मेरा अस्थाई नहीं है। ये बात उसको पहले ही बचपन में बता दिया जाता है कि बेटा ऐसा है कि लाइफ तुम्हारा 90 साल का है, तुम खरबपति बनो तब, खाकपति रहो तब, तुम्हारा जीना है 90 साल, ये 100 साल। इसके अलावा तुम 20 साल, लास्ट का 20 साल चाहे तुम महल बना दो चाहे कुछ भी बना दो, तुमको रहना है बेडे पे, एक एक बेड पे, एक एक रूम पे। ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में दिया जाता है। 80 साल में 20 साल तुमको एक बेड पर रहना है। तुमको कुछ भी दे दे, 10 करोड़ का गाड़ी भी दे, तुम उस पर चढ़ना नहीं चाहोगे, चढ़ नहीं पाओगे, ये स्थिति है। तो लाइफ को एंजॉय करो, कमाओ, खाओ और एकदम जीवन को, ये कॉन्सेप्ट है। तीसरी बात है वो मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। पहाड़ी इलाका में आप जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे आप और इलाका, तो वो लोग ज़्यादा मिलेंगे। वो लोग मेहनती ज़्यादा है, ताकतवर ज़्यादा है, इसीलिए सफल ज़्यादा है। ठीक है, नेपाल में, भूटान में, जापान में, चाइना में, ये सब वो लोग हैं। उन लोगों में एकताबद्धता बहुत ज़्यादा है, सोशलिज्म ज़्यादा है, ज़्यादा छल कपट नहीं है, अपेक्षाकृत हम बोल रहे हैं, अपेक्षाकृत। चलिएगा, लिखिएगा, क्या लिखे? हनुमान नगर जलाशय के पूर्व से यह निकलती है। हनुमान नगर जलाशय के पूर्व से यह निकलती है, यहाँ से निकलती है। इस नहर की 4 शाखा है, देख रहे हैं, 4 शाखा। इस नहर की 4 शाखा है। एक बड़ा वाला नहर हो गया, नहर के फिर 4 गो शाखा है, 4 शाखा है। नंबर 1 मुरलीगंज शाखा, जानकी नगर शाखा, जानकी नगर शाखा, पूर्णिया नहर, पूर्णिया नहर और अररिया नहर। 4 शाखा है, मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया नहर, अररिया शाखा। अगला पॉइंट, पश्चिमी कोसी नहर। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, इतना ही पूछेगा। जो पूछ रहा है उतना ही हम बता रहे हैं। पश्चिमी कोसी नहर, ये लिखिएगा, हनुमान नगर के पश्चिम में है। इससे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल की सिंचाई की जाती है। किससे? पश्चिमी से। अगला पॉइंट, राजपुर नहर। राजपुर नहर 3 शाखा था ना, कोसी पर 3 शाखा, ये उप शाखा है, मुख्य रूप से 2 है। कौन? पर पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, और एक राजपुर है। अब राजपुर नहर उप शाखा, देखिएगा, कोसी का यह उप शाखा है, कोसी का यह उप शाखा है, कोसी का यह उप शाखा है। खगड़िया, ये आगे बढ़ के खगड़िया और सहरसा में ये सिंचाई करती है। अब इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ कुछ और नहर है बनाए गए, जैसे बागमती वगैरह सब, तो लिखिएगा कुछ अन्य नहर
या सिंचाई परियोजना। पहला लिखिएगा बागमती परियोजना, बागमती परियोजना। यह सीतामढ़ी में रामनगर में है, रामनगर में, सीतामढ़ी के रामनगर में है। इससे 3 जिला पर फायदा उठाता है। तो 3 जिला सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर की सिंचाई यहाँ से होती है। दूसरा है पुनपुन नहर, पुनपुन, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर। दूसरा पुनपुन बैराज या नहर, बैराज औरंगाबाद में है, यह लिखिएगा औरंगाबाद में है। लाभान्वित कौन होते हैं? तो पटना और जहानाबाद, पटना और जहानाबाद। अगला जमानिया पंप नहर योजना, पंप नहर, जमानिया पंप नहर परियोजना, जमानिया पंप नहर योजना। यह जो जल का स्रोत है, यह 3 राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। लिखिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सोन नदी बेसिन के जल बंटवारे से संबंधित है। ये जो जमानिया हैं 3 राज्य में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के तीनों संयुक्त पानी उसको उपलब्धता होती है। और यह सोन बैराज के सोन बेसिन में ही है। अगला लिखिएगा बटाने जलाशय, बटाने जलाशय, या बटाने जलाशय, लिखिएगा या बटाने जलाशय। यह बिहार और झारखंड का संयुक्त योजना है। इसमें बिहार के औरंगाबाद और झारखंड के पलामू में सिंचाई होती है। औरंगाबाद, अगर डीप में जाएगा तो यहाँ जाएगा, और झारखंड के पलामू में होता है। यानी बिहार और झारखंड का संयुक्त परियोजना कौन है? बटाने। बिहार और उत्तर प्रदेश नेपाल का संयुक्त परियोजना कौन है? फिर कोसी कर रहे हैं, गंडक परियोजना। उत्तर प्रदेश कहाँ से चला गया? कोसी, गंडक। बिहार और नेपाल का कौन है? भारत और नेपाल का कौन है? भारत और नेपाल का संयुक्त रूप से कोसी भी है और गंडक भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, वहां खाली कोसी या गंडक एक रहे, कोसी रहे, इनमें से सब रहे, एक से अधिक। तो ये सब ऐसे गलती करके नहीं आइएगा, छोड़ दें। एक लास्ट है बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना। इससे भी जल प्राप्त होती है, बाण सागर नेशनल लेवल का है। इसमें 3 राज्य है, यही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 1978 में इसकी स्थापना हुई। बाण सागर परियोजना। एक लास्ट पूछेगा यहाँ से, बीपीएससी सवाल पूछे,
मंडल डैम परियोजना, मंडल मंडल डैम परियोजना। मंडल डैम परियोजना। यहां से 2 बार सवाल बीपीएससी ने उठाया है। मंडल डैम परियोजना लिखेगा। उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी पर। ये जो उत्तरी कोयल है किसका सहायक है? सोन नदी, वेरी गुड, सोन नदी, सोन की सहायक। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी 2019 मोदी जहां पहुंचेंगे क्वेश्चन वहां बन गया। मोदी अगर टोपी पहन लिए तब भी बन गया। अगर कहीं बोल दिया कि यहाँ से मेरा पुराना रिलेशन है तो क्वेश्चन बना दिए। भुंजा खाए थे वहां से सवाल। तो लिखेगा 5 जनवरी 2019 को झारखंड के पलामू में इसका शिलान्यास किया गया। कहाँ है यह मंडल डैम? पलामू, पलामू में। यह झारखंड और बिहार के संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। बिहार और झारखंड के 2 संयुक्त परियोजना, एक मंडल है, एक और कौन? बटाने। ठीक है, बटाने से 2 पलामू उधर झारखंड को प्रभावित सिंचाई मिलती है और यहाँ पर कौन? औरंगाबाद। और मंडल डैम से बिहार के कई गो जिला को मिलता है पानी? गया और अभी क्या बत लिखा है? लिखेगा गया और औरंगाबाद, गया और औरंगाबाद। अब इससे ज़्यादा सवाल अब नहीं पूछेंगे। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहीं क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत क्या? थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं याद करना पड़ेगा, वहाँ याद करिएगा। और इसे एक सवाल रहता है कि बीपीएससी का पता ना फेवरेट है, मतलब नंबर 1 सिलेबस के नंबर 1 पर है, इस तरह के हैं। तो आते हैं, कल रिवीजन करके आइएगा। और कल हम लोग 2 टास्क दिए थे, एक तो नदी घाटी परियोजना और एक कौन था? दूसरा नंबर क्या टॉपिक दिए थे? शेड्यूल देखते हैं ना क्लास के शेड्यूल। तो कल भी 2 टॉपिक छोटा छोटा लाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था इसलिए ज़्यादा था। और आते हैं, ठीक है? ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच। और घर में रिवीजन करते रहिएगा। आपका टेस्ट जो है सोमवार को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि रविवार को आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका पेज भरते जा रहा है, धीरे धीरे पेज भरते जा रहा है, तो आपको रिवीजन करने में भी समय होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।